आप? बढ़िया बढ़िया ही होना चाहिए सबको। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, खाते पीते रहिए और अपने आप को कोरोना से बचाए रखिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जी इलेक्ट्रोस्टैटिक का हमारा पार्ट 2। इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 के अंदर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है। जब भी हम कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है और उस लॉजिक का पता होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि बस अंधाधुंध पढ़ते जा रहे हैं। तो हम अभी पढ़ेंगे जी, हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है भाई कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, भाई जैसे आदमी कपड़े चेंज करता है, दिन में अलग अलग हेयर स्टाइल बनाता है, तो वैसे भी कूलम्स लॉ है, वो भी अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है। भाई वो वेक्टर फॉर्म में आ रहा है तो कोई ना कोई नया गुण खिलाएगा, सीधी सी बात है। क्या गुण खिलाने वाला है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करेंगे पहले, उसके बाद हम ये जान पाएंगे इस एक्सप्लेनेशन के बाद कि एक्चुअल में कूलम्स लॉ जो वेक्टर फॉर्म में आता है तो हमें क्या क्या देखे जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं इन चीज़ों के बारे में। पहले ये देखिए कि हमारे पास यहाँ पे चार्जेस हैं। वी हैव द चार्जेस लाइक दिस, सिमिलर चार्जेस है हमारे पास, मान लीजिए Q1 और ये हमारे पास है बेटा Q2। इनके बीच का जो गैप है बच्चे, वो जो गैप है वो है R। अब ये वाला जो चार्ज है भाई, इस वाले चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। दिस चार्ज अप्लाइंग द फोर्स ऑन दिस चार्ज लाइक दिस, इस तरीके से ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो इस फोर्स को हमने क्या नाम दे दिया जी, F21 वेक्टर। और ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और हम ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म ही पढ़ रहे हैं कूलम्स लॉ का, तो वेक्टर सिंबल्स का यूज अनिवार्य हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है R एक डिस्टेंस है इनके बीच की, तो हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि भाई हम इनके यूनिट वेक्टर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर पाए, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं। तो देखिए हम Q1 से Q2 की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इस R डिस्टेंस का जो यूनिट वेक्टर होगा वो यूनिट वेक्टर हम कैसे शो करेंगे, इस तरीके से शो कर देंगे बच्चे, R12 कैप। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर हो गया है। हम चाहे तो वेक्टर भी लिख सकते हैं, इसको R12 वेक्टर भी लिख सकते हैं। R12 वेक्टर लिखेंगे तो उसमें R12 कैप क्या बन गया है, डायरेक्शन बन गया है, और R12 क्या बन जाएगा जी, मैग्नीट्यूड बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे हम ऐसे शो कर सकते हैं, इसी यही वाला केस है, अलग कुछ नहीं है। Q1 Q2 ये दो चार्जेस थे आपके पास, ये इनके बीच का गैप R है। यहाँ पे अब Q2 भी Q1 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, तो ये वाली जो फोर्स है वो हम किससे दिखाएंगे, ये हम दिखाएंगे जी, चार्ज 2 ने चार्ज 1 के ऊपर अप्लाई किया है, तो F12 वेक्टर। मतलब इधर से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं कन्वेंशन, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी स्कूल में भी यही रटवाया जाता है। लेकिन ये कोई यूनिवर्सल कन्वेंशन नहीं है, इट्स योर चॉइस, आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसको F12 ले रहे हो या F21 ले रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप देख सकते हो उस चीज को। अब यहाँ से यहाँ तक 2 से 1 की तरफ आप आ रहे हो, तो जी इसके लिए भी आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा R21 कैप। तो ये आपके पास दो चार्जेस इस तरीके से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। कहने का मतलब ये था कि मैं चाहता तो मैं यहाँ पे भी शो कर सकता था इसको ऐसे कि ये बेटा आपके पास कौन सी फोर्स हो गई है, F12 वेक्टर, और ये भी दिखा सकता था यहाँ पे R21 कैप। आई थिंक
ये ज़्यादा बेटर लगा होगा आपको, मैंने इसको ऐसे दिखाया है तो। लेकिन अभी आप समझ सकते हो कि आप एक सिंगल इसके अंदर भी, सिंगल इवेंट के अंदर भी आप इसको शो कर सकते थे। तो यहाँ पे देखो अभी, अब हम F12 को कैसे लिखेंगे, F12 को क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे F12 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय, देखिए F12, अभी F12 ये वाली फोर्स है और इसके लिए F12 का मतलब जो फोर्स Q2 ने अप्लाई की है इस 1 के ऊपर, अभी तो ये वाला डायरेक्शन है इसके लिए। एक्चुअल में डायरेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये R यूनिट कैप, R21 कैप। तो नीचे हम क्या लिखेंगे जी, यहाँ पे हमने लिख दिया बेटा, ये जो बीच का गैप है वो तो आ रही है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। देखिए दो अलग अलग तरीके हैं लिखने के। यहाँ पे इसको हमने लिखा आर स्क्वायर डॉट R21 कैप। आप चाहो तो इसको सीधा R21 वेक्टर भी लिख सकते हो। जब वेक्टर लिखेंगे तो अंडरस्टूड है कि एक्चुअल में लिखे कैसे, ऐसे के Q1 Q2 डिवाइड बाई R21 वेक्टर, ठीक है जी, इसका मॉडुलस और इसका हमने कर दिया Q, इसको भी अभी आप लिख सकते हो क्या, R21 वेक्टर। ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, इट्स योर चॉइस कि आप कैसे लिखना चाहते हैं। तो ये बन गया बेटा F12 वेक्टर। सिमिलरली ठीक इसी तरीके से अब हम लिख सकते हैं बेटा F21 वेक्टर को, एंड इट इज इक्वल्स टू द के Q1 Q2 डिवाइड बाय, यहाँ पे भी हम R स्क्वायर पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, R12 क्या, 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए हम किसका यूज करेंगे, R12 कैप का यूज करेंगे। तो R12 कैप डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है कि आप चार्ज Q1 से चार्ज Q2 की तरफ जा रहे हो। अब इसको भी चाहते हो तो बेटा ऐसे लिखना चाहते हो लिख सकते हो, और F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 वेक्टर मॉडुलस क्यूब कर देंगे, यहाँ पे क्या आ गया बेटा, R12 कैप आ गया। तो देखो ये एक इक्वेशन बन गई है आपके पास 10 और एक ये वाली ये वाली है, ये वाली कोई भी पिक कर लो, इट्स योर चॉइस। ये आपके पास इक्वेशंस आ गई हैं। इन इक्वेशंस में हम देख पा रहे हैं कि भाई एक्चुअल में जो केस बन गया वो ये वाला बन गया जी। हमने देखा यहाँ पे R21 है, तो R21 जो कैप है वो इज इक्वल टू, इक्वल तो है क्योंकि आ रही है भाई, गैप तो आ ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन उल्टी है, तो हम क्या लिखेंगे जी यहाँ पे R12 कैप। तो इस कंसेप्ट का यूज करते हुए हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे, इस फॉर्मूले को हम लिख देंगे अब यहाँ पे लाइक दिस। आपके पास F12 यानी कि आपके पास पहले वाला ये था आपका F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट, द माइनस F21 वेक्टर, और वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि एक्चुअल में जो फोर्सेज है उनका मैग्नीट्यूड तो क्या है, इक्वल है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। और ये हमें कहाँ देखने को मिलता था, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर। इसका मतलब साफ है कि कूलम्ब्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी फॉलो करता है। तो पहला अगर आपसे पूछता है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस टू रिप्रेजेंट द कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो उस कंडीशन में आप बेटा आंसर यही दोगे कि दैट कूलम्ब्स लॉ एक्चुअली फॉलो द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये यही शो कर रहा है, हमने प्रूव कर दिया है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे, ये प्रूव दैट कूलम्ब्स लॉ फॉलो द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो ये आपको करके दिखा देना है। सेकंड आपको ये बताना है कि यहाँ पे आपके पास अगर हम इनको ऐड कर देते हैं F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर अगर हम करते हैं तो आंसर आ गया क्या बेटा, 0। दिस शोज दैट द फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इसका मतलब ये हो गया कि जो फोर्स है, जो कूलम्बिक फोर्सेज हैं, दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर बिकॉज द टोटल सम
The total sum of the forces is equal to 0. That is why they are conservative in nature. The second significance. And what is the third one? अब कंजर्वेटिव है तो कंजर्वेटिव जो फोर्सेज होती हैं दे आर ऑलवेज सेंट्रल फोर्सेज। तो 3 पॉइंट्स आपके हो गए हैं। तीनों पॉइंट्स एक्चुअल में फिजिकल सिग्निफिकेंस है, जो महत्व होता है, यानी कि जो एक्चुअल हमने इसको रिप्रेजेंट किया है तो क्यों किया है, इसको बताने के लिए ये 3 पॉइंट है। आपसे पूछ रहा है कि क्यों किया आपने, तो हम सीधा आंसर देंगे जी हमने इसलिए किया ये बताने के लिए कि थर्ड लॉ को फॉलो करता है, ये कंजर्वेटिव नेचर की फोर्सेज है और सेंट्रल फोर्सेज है। अब इसी को कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में दूसरे तरीके से, दूसरे अंदाज से भी पूछ सकता है। अंदाज अपना अपना, सीधी सी बात है भाई, अलग अलग एग्जामिनर होते हैं, अलग अलग मूड होते हैं, तो उनका अपना अपना अंदाज है। तो यहाँ पे अब यहाँ जो वेक्टर फॉर्म है इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, वो कह देगा जी प्लेन के अंदर रखे हुए हैं। मान लो ये लो जी प्लेन के अंदर रख दिया जी हमने, ये एक्स वाई प्लेन है जी हमारा, ठीक है भाई। एक्स वाई प्लेन में रखने की बात कर रहा है जी, दोनों चार्जेस को ये रख दिया भाई। अब हमें पता है भाई ये ए पॉइंट के ऊपर मान लो कोई चार्ज रख दिया है, तो ये ओरिजिन से इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हमने कह दिया जी r1 वेक्टर है। कोई दूसरा जो चार्ज है वो बेटा हमने बी पॉइंट पे रख लिया, इस वेक्टर को हमने क्या नाम दे दिया r2 वेक्टर कह दिया बेटा। तो यहाँ से वही जो फोर्सेस की बात चल रही थी, ये मान लो चार्ज q1 है, ये चार्ज मान लो q2 है, तो यहाँ पे फोर्स कितनी आ गई बेटा F21 वेक्टर, और इधर फोर्स कितनी आ गई बेटा F12 वेक्टर। और ये जो बीच का गैप है, अभी देखिए इसने इसके ऊपर लगाया पहले या इसने इसके ऊपर लगाया, डजंट मैटर, दोनों ही लगा रहे हैं। तो दोनों के लिए पहले आप जब इधर आ रहे हो तो आप क्या लिखोगे, अभी मैंने आपको समझाया था, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या कहलाएगा, इधर वाला, ये जब ये वाला पॉइंट लेंगे तो ये इसको हम क्या नाम दे देंगे जी r12 वेक्टर। और जब इधर से इधर जाओगे तो इसको क्या नाम दे देंगे हम r21 वेक्टर। Q2 से Q1 की तरफ जा रहे हैं, तो ये वाला जो अभी हमने लिखा है यही सब कुछ आएगा, इसमें कुछ भी नहीं है अलग से। अब यही वाला फॉर्मूला है, देखिए पिक कर लेते हैं इसको यहाँ से बेटा, F12 वेक्टर हो गया इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे K Q1 Q2 डिवाइड बाई R21 वेक्टर मॉडुलस क्यूब इनटू क्या लिखोगे बेटा R21 वेक्टर। अब आपको पता है भाई ये OAB एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल लो अप्लाई कर देंगे। जब OAB की बात कर रहे हो तो OA और A से B जा रहे हो, तो ये दोनों किसमें सेम ऑर्डर में है, रिजल्टेंट कौन बन गया R2। तो रिजल्टेंट अगर OAB के अंदर अगर हम ये ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं ट्रायंगल OAB, तो जब इस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं तो भाई यहाँ पे R2 वेक्टर एक्चुअल में रिजल्टेंट है, तो किसके बराबर होगा ये R1 वेक्टर, और प्लस भाई ये वाला R12 वेक्टर। इसका मतलब R12 वेक्टर किसके बराबर हो गया बच्चे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के बराबर हो गया भाई। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर व्हाट, दूसरे के लिए भी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा पैटर्न क्या ले लोगे, ट्रायंगल क्या ले लिया अब आपने OBA की तरफ जब जाओगे बेटा तो ऐसे ही सॉल्व करते हुए R21 वेक्टर को क्या लिख दोगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो सीधी सी बात है बेटा, इसको ऐसे लिख देना है F12 वेक्टर इज इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर अगर वो आपसे पूछता है ना, प्लेन में गएगा तो इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ही आपसे पूछना चाहता है वो। तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या बन गया भाई यहाँ से K Q1 Q2 डिवाइड बाई R21 किसके बराबर है बेटा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मॉडुलस क्यूब इनटू R21 वेक्टर। हो गया बेटा सॉल्व, क्या दिक्कत है। ठीक उसी तरीके से आप इसको लिख दोगे F21 वेक्टर को K Q1 Q2 डिवाइड बाई, नीचे क्या है देखिए F21 वाले केस में R12 है, तो R12 को क्या से लिख देंगे बेटा यहाँ पे R12 ये रहा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मॉडुलस क्यूब R2 वेक्टर माइनस कितना बेटा R1 वेक्टर।
वेरी सिंपल। इसको भी लिख सकते थे यहाँ पे भाई, ये वाला जो ऐसे लिखा हुआ है ना, इसको भी क्या लिख सकते हो, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इससे चॉइस। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये आपको। सिंपली पूछता है भाई, सिंपली आपको रिप्रेजेंट करना है तो सिंपली आप ऐसे दिखा सकते हो। कह रहा है नहीं जी मुझे तो प्लेन के अंदर चाहिए, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो हम पोजीशन वेक्टर की टर्म में भी बता सकते हैं भाई उसको, ये पोजीशन वेक्टर की टर्म में जी ऐसे आ जाएगा, जैसे उसका मन करे। हमें क्या है, अगले की मर्जी है, कुछ भी पूछे, हमारा काम है उसको बताना। चलिए जी, अब हम अगला जो टॉपिक है हमारा वो है जी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन, सुपर सबसे ऊपर, सुपर सुपर सुपर, सुपरमैन, सुपरमैन देखा है तुमने, सुपरमैन की फिल्में देखी हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया फिल्म है, वो थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं फिजिक्स को, हमारे साउथ वाले तो भाई बिल्कुल भी नहीं करते हैं। चलो हमें क्या, हम तो फॉलो कर रहे हैं ना, करते रहने चाहिए, नहीं तो भाई दुनिया खत्म हो जाएगी। फिजिक्स ही है जो बचा रही है, ठीक है, आपका बहुत अहम योगदान है दुनिया को चलाने में, इसलिए जुटे रहिए। अब हम पढ़ रहे हैं जी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, देखते हैं भाई क्या है, देखना पड़ जाएगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कौन सा, स्कूल वाला? नहीं नहीं, सिद्धांत जिसको कहते हैं वो PL होते ही PL ही है, बाकी फिजिक्स में स्पेलिंग्स का कोई मैटर नहीं है, अगर PL भी लिख दोगे तो कोई नंबर नहीं काटेगा तुम्हारा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, ये क्यों पढ़ रहे हैं भाई हम, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि अभी तक तो जी हमारे पास दो चार्ज आ गए, दो चार्ज के बीच की फोर्स आ गई, जैसे तैसे करके हमने उसको सोल्व कर लिया, अप्लाई कर दिया, उसने उसके ऊपर की, उसने उसके ऊपर की। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस अगर आ गए हैं तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे भाई, उसको सोल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो कौन है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही है। देखिए, अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस किसी एक चार्ज के ऊपर, भाई अकेला आदमी हो, ठीक है, भीड़ उसके ऊपर हमला कर दे तो क्या करेगा, अकेला आदमी क्या करेगा, फाइट मारेगा, हाँ, मिथुन की तरह डिशुम 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 उड़ा देगा? ना ना, ये सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है, हकीकत में एक आदमी है और उसको मारने वाले 30-50 हैं या 20 हैं, 10 हैं, कितने भी हो भाई, ताकतवर हो, मेरे जैसा हो तो हो सकता है मुकाबला कर ले, 10 का भी कर ले, 10 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता है, 10 का भी ना हो, फेंक राउंड में हो सकता है। चलो ये तो मजाक की बात है, मेरे कहने का मतलब है कि जब आपके पास एक लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस जो है एक सिंगल चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वही क्राउड वाली बात है कि अकेला आदमी कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ या तो हाथ पैर जोड़ेगा या वो पिटेगा, लेकिन वो किसी को मारेगा नहीं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास कोई एक सिंगल चार्ज है लाइक दिस, ये हमारे पास चार्ज आ गया जी Q0, हमने इसका नाम रख दिया भाई Q0, Q0। ये चार्ज जो है यहाँ पे बैठा हुआ है, ये एक चार्ज आता है भाई, ये हमने मान लिया कि ये जो चार्ज है जी ये Q1 है, जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ से और यहाँ तक का जो गैप है जी वो हमने मान लिया है कितना है जी R1, ठीक है जी। अभी वेक्टर नहीं बता रहा, वेक्टर कैसे आप इसको वेक्टर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो बाद में मैं समझाता हूँ आपको। ये R1 हमने पोजीशन ले ली भाई, इसकी R1 गैप ले लिया, मतलब
ये मान लो जी कोई दूसरे वाला है, यहाँ पे Q2 चार्ज है जी, ये हमने Q2 ले लिया, इसकी जो पोजीशन है वो R2 है जी, वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ अभी मैं। पहले ये देखिए Q1 ने Q0 के ऊपर क्या किया है जी, फोर्स अप्लाई कर दिया ये लोग, और फोर्स कितनी अप्लाई की है जी, Q0 के ऊपर की है, तो हम इसको लिख देते हैं जी F01 वेक्टर, यानी कि Q1 चार्ज ने Q0 के ऊपर फोर्स अप्लाई कर दी। ये हमने ले लिया जी ऐसे, ये हमारे पास आ गया जी F02 वेक्टर। ठीक उसी तरीके से कोई और भी हो सकता है भाई, ये मान लिया जी हमने यहाँ पे, ये हमारे पास कौन सा है जी, Q3 है मान लो, Q3 ले लेते हैं, चलिए Q3, ये हमने ले लिया है जी Q3 चार्ज है जी हमारे पास, और इसकी जो पोजीशन डिफाइन कर रहा है वो ये R3 है, और ये जी फोर्स इसने अप्लाई कर दी है, और इस फोर्स का नाम है जी F03 वेक्टर। कुछ इसी तरीके से भाई चलते चलते ऐसे ही चलते जाएंगे हम। तो अब हमारे पास कोई चार्ज ये भी हो सकता है भाई, Qn चार्ज ले लिया जी ये लोग, तो Qn चार्ज भी एक्चुअल में क्या है भाई, यहाँ पे उसका भी अपना पोजीशन है, ये भी फोर्स अप्लाई करेगा F0n वेक्टर। तो इस तरीके से बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं जो किसी एक चार्ज के ऊपर बेटा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और ये वाला जो चार्ज है ये आराम से शांति से, अभी जो मैंने कहा कि भाई क्राउड में अकेला आदमी तो पिटेगा ही, ये आराम से बैठ जाएगा बेचारा, और क्या कर सकता है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई इस चार्ज के ऊपर Q0 के ऊपर जो टोटल फोर्स लग रही है, वो टोटल फोर्स हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, F टोटल या F लिख दिया हमने, मान लीजिए F वेक्टर इज एक्चुअली इक्वल्स टू, दिस इज द नेट फोर्स, F नेट है ये, चलिए मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, F नेट इज इक्वल्स टू जितनी भी इंडिविजुअल फोर्सेज है बेटा, जो भी आपकी इंडिविजुअल फोर्सेज आ रही हैं, उन सभी इंडिविजुअल फोर्सेज का वेक्टर सम ही एक्चुअल में क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, दैट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय this charge is actually equals to what the sum of the individual forces acting on that charge। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अभी हम जी, F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर, ऐसे चलते जाएंगे भाई, और कहाँ तक पहुँच जाएंगे, F0n वेक्टर तक। तो इसको कहते हैं बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब आपको मैं सिखा चुका हूँ भाई इसको कैसे लिखा जाएगा, बहुत सिंपल बात है, कॉलम्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो F01, अभी F01 को मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो ये लो, तो कैसे लिखा जाएगा भाई, यहाँ पे F01 को लिखेंगे बेटा, यहाँ देखिए सॉरी के कौन अप्लाई कर रहा है, Q1 Q0 डिवाइड बाय कितना आ गया बेटा, डिस्टेंस देखो R1 है, तो R1 स्क्वायर, उसके बाद प्लस के Q2 Q0 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा बेटा, R2 स्क्वायर, प्लस इसको नहीं लिखते, टाइम नहीं है हमारे पास इतना, तो हम क्या कर देंगे, के Qn Q0 डिवाइड बाय कितना बेटा, Rn स्क्वायर। क्लियर हो गया भाई। इस तरीके से सारी फोर्सेज आ गई है ये अच्छा मैंने ये वाला जो है ना किसके लिए लिख दिया भाई, सॉरी मैं सोचा नेट निकालने जा रहा हूँ, तो ये आ गया बेटा F02 वेक्टर के बराबर, और ये जो लास्ट में हमने लिखा है दिस वन, ये मैंने लिख दिया भाई किसके, F0n वेक्टर के लिए, सॉरी। अब जब F नेट निकालने जाएंगे तो हम पुट कर देंगे भाई, जो मैंने सिंबल पुट किया था यहाँ पे, F नेट इज इक्वल टू, हम यहाँ से देखिए क्या क्या फॉर्मूला निकल रहा है, Q0 तो सब में आएगा भाई, तो Q0 को बाहर निकाल लेते हैं भाई, के Q0 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया जी, Q1 डिवाइड बाय R1 स्क्वायर प्लस Q2 डिवाइड बाय R2 स्क्वायर, अप टू कहाँ तक भाई, Qn डिवाइड बाय Rn स्क्वायर, ये आ गया जी। हम चाहे तो इसको और भी बिल्कुल छोटा सा लिख सकते हैं, और वो हम कैसे लिखेंगे भाई,
अब देखो ये सब हमने ऊपर क्या लगा रखा है, ये भी वेक्टर लगा रखा है, जबकि हमने कहीं पे भी वेक्टर का यूज नहीं किया है। इसका मतलब ये सब क्या है, अभी मॉडुलस में है, मैग्नीट्यूड में है, यानी कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये सारे के सारे यानी कि ये मॉडुलस है, एफ नेट वेक्टर मॉडुलस मैग्नीट्यूड। तो हम कैसे लिख सकते हैं जिसको, के क्यू नोट बाहर रखेंगे, अंदर रख देंगे जी क्या, क्यू आई डिवाइड बाई आर आई स्क्वायर, आई इज इक्वल टू 1 to n, समेशन कर दिया बेटा। ये होगी मैग्नीट्यूड की बात। अब अगर सुपर पोजिशन को भी वेक्टर फॉर्म में ही पूछता है, तो हम वेक्टर फॉर्म में कैसे दिखाएंगे जी उसको, बहुत सिंपल सी बात है। यहां से जी एक्स वाई प्लेन खींच देंगे ऐसे, ये एक प्लेन बना दिया भाई, और पहले सबसे पहला काम ये करना है कि इसका पोजीशन वेक्टर दिखाना है क्यू नॉट का, और उसकी वैल्यू हमने क्या रख दी है, मान लो आर नॉट, ये दिखा दिया बेटा आर नॉट वेक्टर। क्लियर हुआ, ये आ गया बेटा आपके पास। उसके बाद R1 की दिखानी है भाई, R1 की दिखाएंगे तो जी इसको लिख देंगे जी R1 वेक्टर। Qn को दिखाना है भाई, तो Qn को क्या लिख देंगे बेटा, Rn वेक्टर। सारे वेक्टर हैं ये, याद रखना इस बात को। और ये भी आपके पास जो अभी आप देख रहे हो, ये भी सारे वेक्टर सिंबल आपको ऐसे लगा देने हैं लाइक दिस। ये भी एक वेक्टर हो गया जी, R2 वेक्टर बन गया, ये भी एक वेक्टर हो गया, ये आपका क्या बन जाएगा, R10 वेक्टर बन गया, ठीक है। ये आपके पास R30 वेक्टर बन गया, ये आपके पास R20 वेक्टर बन गया। इसको हम क्या नाम दे देंगे अभी, R3 वेक्टर, और इसको हम क्या नाम दे देंगे बेटा, R2 वेक्टर। ठीक उसी तरीके से ये आपका जो वेक्टर ये क्या बन गया बेटा, Rn वेक्टर था ना, ये Rn0 वेक्टर, और ये आपके पास Rn वेक्टर। तो जहाँ पे भी हमने ऑलरेडी पहले जो ट्रायंगल अप्लाई किया था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी आप देखोगे विद रिस्पेक्ट टू दिस, हर एक चार्ज के केस में ट्रायंगल बनी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका मैं बता देता हूँ, जैसे ये वाला है, अब R10 है और R1 है, बोथ आर इन द सेम ऑर्डर, तो R0 क्या बन गया, रिजल्टेंट बन गया। लेकिन हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, रिक्वायरमेंट है हमें R10 की, तो R0 क्या बन गया, मान लीजिए अभी आपके पास R0 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस कितना बेटा, R10 वेक्टर। तो R10 वेक्टर की वैल्यू क्या बन गई, ये बन गई आपके पास R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ठीक इसी तरीके से बाकी के जितने भी वेक्टर्स हैं सब का यूज कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब, अभी मैं एक फोर्स आपको लिख के दिखा रहा हूँ, F10 वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास क्या बन जाएगा, F01 वेक्टर आपके पास बन गया K Q1 Q0 डिवाइड बाई, नीचे जो वेक्टर फॉर्म का यूज कर रहे हैं, तो वेक्टर क्या है भाई, यहाँ से यहाँ तक का R10, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी R10 वेक्टर मॉडुलस Q R10 वेक्टर इज इक्वल टू में अभी हम इसको लिख सकते हैं K Q1 Q0 डिवाइड बाई R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मॉडुलस Q इंटू R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक इसी तरीके से बाकी के जितने भी फोर्सेज हैं सबको लेके और दोबारा से सम कर देंगे। दिस इज एक्चुअली व्हाट द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इस तरीके से हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को पढ़ा। अब इसका यूज क्या है भाई, इसका यूज ये है कि हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल जैसे अभी हमने यहाँ पे किया, ठीक इसी तरीके से आने वाले चैप्टर्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए भी करेंगे। नेट पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में जाएंगे जी, वहाँ पे भी करेंगे। उसके बाद हम जी पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे। और जब हम ऑप्टिक्स में जाएंगे तो वहाँ पे भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करने को हमें मिलेगा। तो इस पार्ट 2 में आज हमने पढ़ा कि वेक्टर फॉर्म में और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। पार्ट 3 को
हम ये कह सकते हैं कि जी ये क्लोजिंग पार्ट होगा हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए खाली, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल को टैकल करने के बारे में, शॉर्टकट्स यानी कि जो शॉर्ट टर्म्स हैं, शॉर्ट कीज हैं, उनका हम विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, फॉर्मूलीज में बना के आपको दूंगा। फटाफट 5 मिनट का क्वेश्चन 50 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे ये देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।